जय हिंद दोस्तों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 10 से संस्कृत विषय से महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से होने वाला है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए प्रश्नों की ओर। देखेंगे प्रश्नों को बारी बारी से। चलिए देखते हैं पहले पाठ से पहला प्रश्न। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। चलिए इसका आंसर लिखेंगे। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त स्वरूप है। ईश्वर की ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। चलिए इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे क्या कह रहा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। लिखेंगे इसका आंसर। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बारह ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। लिखेंगे इसका आंसर। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर लिखेंगे। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। इसका आंसर लिखेंगे। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। मिथ्या अर्थात झूठ। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कर रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाए। लिखेंगे इसका आंसर। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। इसका आंसर लिखेंगे। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जितने सारे प्रश्न आपको बताया जा रहा है, वो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले पाठ 2 से। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात पाटलिपुत्र का वैभव। यह पाठ 2 से है। पाठ 2 से भी उसी प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को और समझेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पाठ 2 से पहला प्रश्न क्या है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। अर्थात
पटना में कौन कौन से स्थल ऐसा है जो दर्शनीय योग्य है, अर्थात जो देखने योग्य है। चलिए बात करते हैं इसके उत्तर का। इसका उत्तर होगा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। 2018 और 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? इसका आंसर लिखेंगे, पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी बताया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा आगे प्रश्न क्या कह रहा है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? या इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका आंसर लिखेंगे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी 2018 में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है। या तो पूछा जाएगा दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, या दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और दोनों प्रश्न का आंसर एक ही होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आंसर को। इसका आंसर लिखेंगे, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का गृह कहा गया है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? यह प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर लिखेंगे, मेगाथनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगे क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? यह प्रश्न भी काफी वीवीआई प्रश्न है। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका उत्तर लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी, अर्थात उत्कृष्ट थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। चलिए देखेंगे आगे प्रश्न। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। जिस प्रकार से आज के युग में अपने बिहार में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था अपने बिहार में, अर्थात पटना में। चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? इसका उत्तर लिखेंगे, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई थी। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न भी 2018 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखेंगे।
आगे क्या कह रहा है, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है। इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि यहाँ ख्याति पाई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ध्यान रखिएगा। देखिएगा आगे, आगे क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। इस दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, और दोनों तरीके से यदि प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर एक ही होगा। ध्यान रखिएगा। इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, और इसी समय इन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए इस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे। आगे देखेंगे, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। इसका आंसर लिखेंगे, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, अथवा पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करे, अथवा पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। इस तीनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। इसका आंसर लिखेंगे, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध थी। यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे कि पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष आदि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न 2013, 2014 और 2016 में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने संस्मरणों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेघास्मिथ ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखे हैं कि यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण कर रहा है। चलिए आगे देखेंगे, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। इसका आंसर लिखेंगे, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना कहते हैं वर्तमान में, महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरीपुरी नगरी से की है। चलिए आगे देखेंगे, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। इसका आंसर लिखेंगे, राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। चलिए आगे देखेंगे, क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। इसका आंसर लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी।
यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। आगे देखेंगे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा VVI है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका उत्तर लिखेंगे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अतः हम कह सकते हैं यही कारण है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न जो आपको कराया गया है, ये सारे प्रश्न जो आपको कराया गया है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व रखता है।